दोस्तों पिछले कई महीने से एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा दुनिया में छाई हुई है। वो ये है कि एशिया की रिचेस्ट पर्सन चाइना की यांग हुयन की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी जो है लूज़ कर चुकी है। वो चाइना की प्रॉपर्टी लेजेंडरी मानी जाती है, लेकिन विद इन 1 ईयर उनका करीबन 11 अरब डॉलर लूज़ कर चुकी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट। चाइना में सिर्फ यांग हुयन नहीं कई लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी गंवाई है। आलम ये रहा कि लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट का ये मानना है कि चाइना में आने वाले समय में ये सब और देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि चाइना में ऐसा क्या हुआ जो लोग अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन रिजनेबल भी है क्योंकि ये दुनिया जानती है कि यूएसए के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना की है। तो आज की वीडियो भी जो है चाइना प्रॉपर्टी क्राइसिस के ऊपर है, और आगे साथ साथ में ये भी जानेंगे कि इंडिया को इससे क्या सबसे बड़ा क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, चाइना में एक नारा बहुत सुनने को मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन स्टॉप, मॉर्गेज स्टॉप, होम डिलीवर एंड गेट रिपे। इस तरह के प्रोटेस्ट चाइना के कई जगहों पे देखने को मिल रहा है। चाइना जैसा देश जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटरशिप या आप तानाशाही बोल सकते हो, वहाँ पे प्रोटेस्ट करना बहुत ही रेडिकल स्टेप माना जाता है। चीन की प्रॉपर्टी सेक्टर पूरी इकोनॉमी का 29% कवर करता है। इसमें आपका हाउसिंग, रेंटल एंड ब्रोकरेज ये सारी इंक्लूड्स होती है, और इसमें अरबों डॉलर का पैसा इन्वॉल्व होता है। बट क्वेश्चन ये है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है। एक्सपर्ट का मानना है इसमें सबसे बड़ा रोल है जीरो कोविड पॉलिसी का और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, जिससे लोगों की इनकम पर भारी इम्पैक्ट पड़ा और लोगों ने अपनी नौकरी भी गंवा दी है। इसके अलावा खाली फ्लैट का एक रीज़न ये भी है कि चीन में बहुत तेज़ी से डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है और चीन का फोकस जो है अर्बनाइजेशन पर है। ये टाइम चीन का सबसे टर्निंग पॉइंट है। उसके लिए तो एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। वीक इकोनॉमी, जॉब लॉसेस के चलते यंग मिडिल क्लास फैमिली जो है अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर पैसा लगा भी दिया तो डेवलपर उनके प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। एक्सपर्ट का मानना है यही सारे रीज़न है चाइना प्रॉपर्टी क्राइसिस का। चाइना प्रॉपर्टी क्राइसिस में एवरग्रांड सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये एवरग्रांड है क्या? एवरग्रांड वो नाम है जिसके बिना चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस की बातें पूरी नहीं हो सकती। असल में चीन के दूसरे सबसे बड़ी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डेवलपर एवरग्रांड एक साथ पहले ही बता रहा था कि वो जबरदस्त दबाव का सामना कर रहा है, जिसके बाद एवरग्रांड की शेयर्स में 80% की गिरावट देखने को मिली। इसी रीजन से कॉर्पोरेट को रेटिंग देने वाली एजेंसी ऑफ मूडी एंड फिच ने इस कंपनी की रेटिंग गिरा दी। कंपनी की रेटिंग में गिरावट के बाद फिच ने साफ कह दिया कि इस कंपनी में डिफॉल्ट हो सकता है। अब ये एवरग्रांड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको बता दूं कि चाइना की इकोनॉमी प्रोडक्शन में 29% शेयर्स रखती है ये कंपनी। एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगर ये कंपनी बर्बाद हो जाती है तो चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल सकता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात क्या है कि इंडिया में स्टील, मेटल और आयरन प्रोडक्शन करने वाली ये कंपनियां अपना 90% माल चाइना में ही एक्सपोर्ट करती है, और इसमें भी एवरग्रांड सबसे बड़ा खरीदार है। तो आप समझ सकते हो कि एवरग्रांड का इसमें कितना बड़ा रोल है, कितना बड़े लेवल पे वो बायर है, कितने बड़े लेवल पे चाइनीज इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये कंपनी डूब जाती है तो इंडिया के एक्सपोर्ट पर भी काफ़ी असर पड़ सकता है। और ये सिर्फ एवरग्रांड की बात नहीं, एवरग्रांड के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो डूबने की कगार पर है। चाइना का रियल एस्टेट क्राइसिस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्लोबल क्राइसिस का इंडिकेशन देखने को मिल रहा है, पर वहीं पे इंडिया के लिए ये आपदा में अवसर जैसा मौका देखने को मिल रहा है। उनका कहना है इंडिया के लिए ये सिल्वर लाइनिंग इफेक्ट जैसा है। एक्सपर्ट का मानना है चाइना दुनिया का 57% स्टील प्रोडक्शन करता है, बट चीन के कम से कम 30% स्टील प्रोड्यूसर बैंकरप्ट होने वाले हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर डायरेक्टली रियल एस्टेट पर डिपेंड करते हैं। और जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर रियल एस्टेट पहले ही तबाह हो चुकी है, जिससे ये पता चल रहा है चीन के रियल एस्टेट क्राइसिस के वजह से स्टील प्रोडक्शन पे सीधा सीधा नुकसान होते हुए दिख रहा है। अब यहीं पर इंडिया के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी निकल के आता है। इंडियन कंपनी के लिए ये मौका है कि वो एक कदम आगे आए और चाइना को रिप्लेस कर दे। स्टैटिस्टिक ये भी कहते हैं इंडिया चाइना के बाद दुनिया में सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। 1013.6 मिलियन कच्चा स्टील फाइनेंशियल 2022 में प्रोड्यूस किया गया है, और मैं आपको बता दूं ये पिछले साल फाइनेंशियल 2021 से 18% इंक्रीजिंग रेट पर है। एक्सपर्ट बताते हैं कि कमोडिटी प्राइसेस स्पेशली क्रूड ऑयल आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि लगातार वर्क फ्रॉम होम कल्चर से इंडियन रिटेल सेल्स में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि इंडिया ग्लोबल मंदी से बचा हुआ है और इंडियन रियल एस्टेट डोमेस्टिक डिमांड पर डिपेंड करती है, जो कि पोस्ट कोविड वर्क फ्रॉम होम कल्चर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। इसके अलावा इंडिया देश में हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, उससे डायरेक्टली अर्बनाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ ही लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी भी बढ़ी है, जिससे डायरेक्टली हाउसिंग और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को फायदा हो रहा है।
रहा है। इसके अलावा इंडियन शेयर मार्केट भी काफ़ी अच्छे पोजीशन पे बना हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। एक्सपर्ट की टेक्निकल इंसाइट बताती है कि अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो क्राइसिस के चांसेस क्रिएट होते हैं। और पॉजिटिव की बात यह है कि इंडिया ये दोनों को काफ़ी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर चुका है और इसी दम पे एक्सपर्ट का मानना है कि फाइनेंशियल 2023 के फर्स्ट क्वार्टर तक इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुकी रहेगी। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट भी ये सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी हुई है और दोनों देशों के बीच डिफेंस लेवल पर टेंशन होने के बावजूद बिजनेस एज इट इज़ बना हुआ है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया की नज़र केवल लद्दाख में चाइनीज़ आर्मी की एक्टिविटीज़ पर ही नहीं है, बल्कि हाल फिलहाल में चाइनीज़ इकोनॉमी में जो कमजोरी दिख रही है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ इकोनॉमी में डिक्लाइन और कमजोरी दिख रही है, उस पर भी इंडियन गवर्नमेंट की नज़र बराबर बनी हुई है। यही रीज़न है डिफेंस और डिप्लोमेटिक टेंशन होने के बावजूद चीन और इंडिया के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इन सारी टेंशन के बाद भी जान के आपको हैरानी होगी कि 2022 में इंडिया और चाइनीज़ के बीच में करीबन 100 अरब डॉलर की बिजनेस हुई है। चाइना की ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा शेयर होल्डर है, इसे कम होने में काफ़ी टाइम लगेगा और अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए शानदार मौका होगा। इकोनॉमिक एक्सपर्ट का यही मानना है कि चीन की यही गिरावट इंडिया के लिए नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेगी। हाल ही में IMF ने चीन की ग्रोथ रेट 3.3% होने का अंदाजा लगाया है और वहीं पे इंडिया की ग्रोथ रेट 7.7% रहने का अंदाजा लगाया गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के स्ट्रिक्टनेस की वजह से चीन की स्टील की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है और ये लगातार गिरते ही जा रही है, जिसके वजह से चीन में स्टील प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। इसके अलावा हैरानी की बात यह है कि चीन की जो स्टील प्रोडक्शन है 20 मंथ लो पे आ गई है। वहीं इंडिया के पास मौका है कि वो जो लास्ट 8-9 पहले जो प्रेडिक्शंस किया गया है इंडिया को लेके वो सच करके दिखाए और स्टील प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज करे ग्लोबल लेवल पे। और इंडिया के सामने पूरा मौका है चीन को रिप्लेस करके इस सेक्टर का बादशाह बन जाए। जिस तरह से चीन के भारी कंपटीशन के बावजूद इंडिया इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है और चाइना को पछाड़ने की हैसियत रख रहा है। यही सारे रीज़न है चाइना की प्रॉपर्टी क्राइसिस की वजह से इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है ग्लोबली अपने आप को प्रूव करने का। होप सो जो मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत सिंपल है, लॉजिकल वे में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल टर्म्स नॉलेज आपको मिलते रहें। ग्लोबली आप जियोपॉलिटिकल टेंशंस को भी आप कवर करते हैं जिससे आपकी स्टॉक मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा पकड़ रहती है। आप इससे पता कर पाते हो कि स्टॉक मार्केट पे क्या सिनेरियो चल सकता है। सो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स आपको देखने को मिले और वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।